तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आप आज कुछ सुनाएंगे उस डॉन की कहानी, एनआरआई डॉन की कहानी, जो प्रदेशों में बैठ के अपने गैंग को एक आर्मी की तरह चलाता था, रिक्रूटमेंट करता था, उनको हथियार सप्लाई करता था, ट्रेनिंग देता था और बड़े ही तकड़े नेटवर्क से हजारों मील दूर बैठ के अपने गैंग को मुंबई में चलाता रहा बहुत साल। और बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के लाया गया, और जब लाया गया तो पता चला उसके खिलाफ तकरीबन 110 केस चल रहे थे। 110 केसेस में इन्वॉल्व था। ये तो वो केस थे जिसकी रिपोर्टिंग हो चुकी थी, और कुछ ऐसे केस थे जहां पता ही नहीं चला था कि क्राइम किसने किया, और उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन मुंबई के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इवन कलकत्ता, इन इलाकों में उसने बाहर छोटी बड़ी हर किस्म की वारदातें की। लेकिन उसका सबसे अलग तरीका, छोटा राजन दाऊद गैंग, अरुण गवली, अमरनाथ गैंग से अलग ये था कि वो ज़्यादा देर अपने शूटर्स को अपने साथ नहीं रखता था। बाहर से मंगवाता था, 2-4 काम करवाए और फिर उनकी छुट्टी। बहुत से उसके जो शूटर थे वो बचकाना किस्म के थे। ये दूसरी बात है कि उसका सबसे बड़ा शूटर भी बचकाना, तो उसका नाम ही यूसुफ बचकाना था। सबसे बड़ा रिक्रूटर उसके साथ, और उस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं रवि पुजारी। बहुत लंबा इतिहास रहा है उसका क्राइम का। मैं आज आपको खाली 2 एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि आज दशहरे का दिन है। आप सबको इस पवित्र दिन की मुबारकबाद हो। मुझे भी मुंबई से कुछ पुराने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से आज बात करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे विश किया, मैंने उनको विश किया, और उनसे चलते चलते 2 ऑफिसर्स ने मुझे उनके साथ जो इन्वॉल्व थे इन केसेस में, उनकी जानकारी दी। तो बाकी मैंने कुछ अपने दोस्तों से और दूसरे सोर्सेज से इकट्ठी कर ली इधर उधर से। और लेकिन इन ऑफिसर्स का धन्यवाद जिन्होंने आज दशहरे के मौके पे मुझे ये आपके साथ शेयर करने के लिए एक अच्छी स्टोरी दी। आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद। पहली बात करते हैं 7 सितंबर 2010। सांता क्रूज इलाके में एक बड़ा ज़बरदस्त एनकाउंटर होता। 2 आदमियों के पास हथियार होने की खबर क्राइम ब्रांच को मिलती है। उसमें एक इंस्पेक्टर थे, उनका मैं नाम लिख के रखा था, नितिन अकलनूरे, नितिन अलकनूरे, और इनके साथ इनके सीनियर साथ में अरुण चौहान। ये दोनों काम कर रहे थे हिमांशु रॉय जी के साथ, जो जॉइंट कमिश्नर क्राइम थे, और देवन भारती जो एडिशनल कमिश्नर क्राइम थे। बड़े दिनों से ये एक ऐसे गैंग को ढूंढने लगे थे जिसने 3-4 वारदातें बड़ी की थी। पहले आपको वो सुना देता हूँ वारदातें क्या थी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किन शातिर खतरनाक आरोपियों को ढूंढने में ये 2 क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की टीम लगी हुई थी। कई टीमें थी। पहले तो इन्होंने एक उसी साल 2010 में एक गिलबर्ट हिल एरिया है अंधेरी में, बहुत पुरानी ऐतिहासिक पहाड़ी है, उसके पास एक कंक्रीट बिल्डिंग है जिसको कहते हैं, उसके ठेकेदार कंट्रैक्टर बिल्डर, उसके ऊपर फायरिंग की, उससे पैसा मांगा था, जो नहीं दे रहा था, तो वहाँ पे इस गैंग ने गोलीबारी की। उसके बाद ईश्वर दास बिल्डिंग में एक दूसरा बड़ा बिल्डर रहता था खार में। ये बता दें कि इसका जो पूरा गैंग था वो वेस्टर्न सबर्ब्स में ऑपरेट करता था ज़्यादा। बैंड्रा, खार, सांता क्रूज, विले पार्ले, अंधेरी,
कांदिवली, बोरीवली, इस इलाकों में, गोरेगांव। साउथ मुंबई और ईस्टर्न सबर्ब जिनमें घाटकोपर, विखरोली, भाटव, मुलुंड आता है, उधर इनका ऑपरेशन कम होता था। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन वेस्टर्न सबर्ब, बांद्रा से लेके दहसर तक के एरिया में किए गए। उसमें भी सबसे ज़्यादा इनका जो दबदबा था वो अंधेरी और सांता क्रूज, जुहू एरिया में था, जो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों का इलाका माना जाता है। तो उस बड़े बिल्डर के घर पे, फ्लैट पे फायरिंग करते हैं, ईश्वर दास बिल्डिंग, खार में। उसके बाद लोखंडवाला में, एक लोखंडवाला ब्रिज के पास एक बहुत बड़ी सोने की ज्वेलरी की दुकान है, लोटन दास ज्वेलर्स, सिद्धि फैमिली है। इनके पैसा मांगा गया तो जो नहीं दिया तो उनके शोरूम पे फायरिंग की गई। बड़ा हलचल मची थी। मैं उस एरिया में रहता था तभी। तो उसके साथ इन लोगों ने और 3-4 वारदातों को हिस्सा दिया, अंजाम दिया। तो एक दिन खबर मिलती है कि इनका जो लीडर है, इनका पूरे गैंग का, उसका नाम है थापा, उसका था, लेकिन पूरा नाम मैंने लिख के रखा हुआ है उस आदमी का। खैर, तो थापा जो था, ये बेसिकली राजू थापा, ये नेपाल का रहने वाला था और इसके काफ़ी सारे साथी इसके ग्रुप के नेपाली मूल के थे, वो भी इसके साथ, इसके थ्रू ये इसके साथ काम करते थे, रवि पुजारी के साथ। तो थापा का पूरा नाम राजेंद्र थापा, और ये पुजारी का उन दिनों में 2010 में खास आदमी था। इसकी खासियत ये थी कि ये 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट कराटे का था। बहुत फर्तीला आदमी, 15-20 लोगों से खाली हाथ लड़ने की हिम्मत रखता था और बहुत तेज, हर तरीके से निगाह बहुत तेज, पाँव का तेज, हाथ बहुत चलते थे और बहुत शातिर किस्म का फुर्तीला आदमी था। और जब इसको घेरा गया, इसका काम ये था कि ये पूरे जो गैंग था इसके अंडर 10-12 लोगों का, उनमें मुंबई का कोई नहीं था। मज़ेदार बात ये, उसमें से आधे लोग नेपाल के थे, कुछ उत्तराखंड के थे और कुछ लोग थे कहीं के भी, लेकर काम गुजरात में करते थे, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में भी उनका काम था रेस्टोरेंट्स में, कहीं कोई कुक का काम कर रहा है, कहीं कोई वेटर का काम कर रहा है, और सब के सब कराटे स्टूडेंट थे अपने इलाके के। थापा के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था। थापा ने उनको सिखाया नहीं था कराटे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो होटल के मालिक इस किस्म के लोगों को रख लेते हैं। तो थापा ने अपने सोर्सेज के थ्रू इन लोगों को रिक्रूट किया था, जिनका बेस अहमदाबाद था, मुंबई से बहुत दूर। तो उनके आपको नाम भी बता देते हैं, तीनों चारों के। सबसे उनमें जो मेन आदमी अहमदाबाद में इसका काम करता था, उसका नाम था हरीश मारू। ये भी 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट कराटे था। दूसरा आदमी पारेश नेपाली। ये पारेश नेपाली था जिसने इसके लिए राजेंद्र थापा के लिए भर्ती का काम किया था, वहाँ पे ये नेपाल का था। तो पारेश नेपाली। उसके बाद लाला सोनी, ये गुजरात का ओरिजिनली रहने वाला था, लेकिन बहुत हटा कटा आदमी और मार्शल आर्ट्स का। और उसके बाद कानू ठाकुर, ये भी मध्य प्रदेश का रहने वाला, लेकिन नौकरी गुजरात में करता था। तो ये गैंग के 4 लोग थे और इनका लीडर था जो था उसका नाम था हड़प बहादुर भंडारी, ये भी नेपाल का रहने वाला। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से रवि पुजारी बात करता था थापा से, थापा उसका टारगेट देता था भंडारी को, राजू भंडारी को, और राजू भंडारी आगे पूरी टीम से काम लेता था। और मोडस ऑपरेंडी देखिए, पुलिस से बचने के लिए इनका काम करने का तरीका, दिमाग शातिर कैसे चलता है।
जिस किसी पे अटैक करना होता था या जिसको डराना धमकाना होता था, मारने के अलावा एक काम ये भी करते थे कि उसके घर के बाहर, होटल के बाहर, बार के बाहर गोलियां चला के आ जाओ। उसके बाद डिमांड करते थे कि अभी तो बाहर से गोलियां चलाई हैं, कल तुम्हारे अंदर भी जाएगी। इस तरीके से डराने धमकाने का काम करते थे। होता ये था कि इन चारों को ये पता नहीं था कि थापा कौन है, नाम सुना हुआ था। थापा का सिर्फ भंडारी को पता था, वो दोनों नेपाल के थे और आपस में इनका ऊपर के लेवल पे मेल जोल था। तो टारगेट पे अटैक करने के सिर्फ एक दिन पहले इन लोगों को अहमदाबाद से मुंबई बस में बैठा के लाया जाता था। जो लोग मुंबई उस एरिया में नहीं रहे उनको बता दूं कि दिल में दर्जनों बसें मुंबई के बोरीवली इलाका, जो नेशनल पार्क है बोरीवली का, उसके सामने अपोजिट साइड में, वहाँ से बसें चलती हैं अहमदाबाद जाने के लिए। और बोरीवली नेशनल पार्क की साइड पे अहमदाबाद से आने वाली बसें और रुकती हैं, और उसके आगे आपको अपना दूसरा इंतज़ाम करना पड़ता है। बहुत सारी मैक्सिमम अहमदाबाद की बसें वहीं पे टर्मिनेट हो जाती हैं और वहीं से वापस जाती हैं, उनका अपना कुछ होगा। खैर, तो जैसे ही काम के एक दिन पहले रात को इन लोगों को इस तरीके की बस पकड़ाई जाती थी कि वो रात के समय मुंबई में पहुँचे। तो अहमदाबाद से ये चारों लोग बस में बैठ के आ जाते थे, बोरीवली उतरते थे। वहाँ पे उनको थापा का कोई ना कोई आदमी उनको ये अपना कोड वर्ड पहचान दे देते थे। वो उनको लेके कहीं पहुंचा देता था रात रुकने के लिए। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब रोशनी हो जाती थी, तो थापा या उसका कोई आदमी इनको वो जगह दिखा के लाता था जहाँ पे अटैक करना हो। एक ही जगह दिखानी होती थी, तो एक जहाँ इनको रोका गया वहाँ से उस जगह पर जाने का रास्ता और वहाँ से फायरिंग करके भागने का रास्ता। कोई दिक्कत कुछ हो तो अल्टरनेटिव रूट उनको अच्छी तरह समझा के उनको हथियार दे दिए जाते थे, जिन हथियारों का इस्तेमाल करना होता था। उसके बाद उनको अकेले छोड़ दिया जाता, उनको कहा जाता था काम ख़त्म करके आप इतने बजे वापस बोरीवली बस अड्डे पे पहुंच जाना, जहाँ से अहमदाबाद के लिए बस वापस जाती, बसें चलती। तो ये लोग आते थे अपनी गोलियां चला के, जो इनको टारगेट दिया जाता था बोरीवली पहुंच जाते थे। वहाँ पे वही आदमी जिसने इनको एक दिन पहले रिसीव किया होता था, वो उनसे अपने हथियार वापस ले लेता था। इनको बस में बैठा के खाली हाथ जो पैसे वैसे देने होते थे दे के इनको वापस अहमदाबाद पहुँचा दिया जाता था। अब देखिए मुंबई पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो जाता था इन लोगों को पकड़ना। मुंबई में है तो कहीं ना कहीं से खबर आती रहती है, इनके खबरी होते हैं, सोर्सेस होते हैं, पता चलता है। लेकिन अहमदाबाद में कोई खबर ही नहीं है जो उनको बताए कि लोग जाते हैं काम करके वापस आ जाते हैं। तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी पुलिस के इनको ढूंढने की। फाइनली इनको एक लोकल खबरी से खबर आती है कि थापा जो है वो एक सेंटा क्रूज में एक फलां जगह पे किसी को हथियार देने आ रहा है, कोई हथियार लेने आ रहा है, तो इसने किसी को हथियार देने, कुछ इस किस्म की खबर आती है। वहाँ पे जब पुलिस उसको चैलेंज करती है, दूसरा आदमी तो पकड़ा जाता है जो हथियार लेने आया था, लेकिन ये ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री कराटे मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट, ये पुलिस से भाग जाता है। लेकिन पुलिस वाले भी इसका पीछा करते, फायरिंग होती है और ये आदमी उस एनकाउंटर में सांता क्रूज में मारा जाता है। अब इसके पहले कि इसके मरने की खबर अहमदाबाद तक पहुँचे, तो इसका जो मोबाइल फ़ोन था या इसका जो कुछ हिंट मिले, जो आदमी पकड़ा गया था उसने जो बताया, उसके बलबूते पे पुलिस ने अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया। उन नंबर्स को फॉलो करते हुए अरुण चौहान की टीम, इंस्पेक्टर अरुण चौहान की टीम अहमदाबाद के लिए रवाना होती है बड़ी फुर्ती से। और बहुत
जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं अहमदाबाद पहुंचते हैं। दूसरी टीम जो नितिन अलकनूरे की होती है, उसको खबर मिलती है कि राजू भंडारी, थापा के बाद 2 नंबर का गैंग लीडर जो मुंबई से ऑपरेट कर रहा था, रवि पुजारी का पूरा गैंग का एक ऊपर के 3-4 लोगों में था, उसकी खबर मिली कि वो बाई ट्रेन ऑलरेडी अहमदाबाद से निकल चुका है और वो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे उतरेगा ट्रेन से। अहमदाबाद से ट्रेन बॉम्बे सेंट्रल आती है, तो अलकनूरे और उसके साथी टीम वहाँ पहुँच जाती है बॉम्बे सेंट्रल, और जैसे ही उसकी ट्रेन आती है उसको पहचान के अरेस्ट कर लिया जाता है। और तभी तक दूसरी तरफ कुछ घंटों के बाद अरुण चौहान की टीम अहमदाबाद पहुंच जाती है और वहाँ की पुलिस की मदद से इन चारों को, हंसराज मारू, हरीश मारू, पारेश नेपाली, लाला सोनी और कानू ठाकुर को गिरफ्तार कर ले। तो एक तरीके से थापा के एनकाउंटर के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने 5 लोग और पकड़ लिए, भंडारी और ये 4। छठा लीडर मारा गया, 7वां सांता क्रूज से पकड़ा गया। तो एक पूरे का पूरा मॉड्यूल जो था वो क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे में बस्ट कर दिया और इनसे सब हथियार मिले, वो उनको भी लिया गया थापे में। और इसके बाद आपको बताएं कि जो ये बहुत बड़ा झटका था रवि पुजारी के लिए, ये बहुत खतरनाक मॉड्यूल था उसका जो मुंबई में ऑपरेट करके वापस अहमदाबाद चला जाता। अब उसके बाद ये 2010 की बात है, उसके बाद उसको नए लोगों की ज़रूरत पड़ी और उसने देखा कि मेरे पास जो हथियार हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं जितने आजकल ज़रूरी हो जाते हैं फायरिंग के लिए। बहुत सालों तक रवि पुजारी देसी कट्टे जो होते हैं उनका इस्तेमाल करता रहा, लेकिन वो कट्टे बड़े हाई क्वालिटी के होते थे। मैं कुछ आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमांशु रॉय ने ली थी, मैं डिटेल निकाल रहा हूँ आज भी, ऑफिसर्स को मैंने रिक्वेस्ट की है निकालने की उसकी खबर। एक आदमी पकड़ा गया था रवि पुजारी का जिसके पास से 7-8 थे देसी कट्टे, लेकिन उनको देख के पुलिस वाले भी धोखा खा गए थे कि ये असली हैं कि नकली। कंपनी मेड जैसे होता है बिल्कुल उसी तरह की परफेक्शन उनकी जो थी बनाने की महारत, वो बहुत बढ़िया थी। तो उसको लेके बात करेंगे। तो इसके बाद 2010 के इस इंसिडेंट के बाद रवि पुजारी ने सोचा कि सोफिस्टिकेटेड हथियार मंगवाने चाहिए और उसने प्रोक्योर करने शुरू किए। कहाँ से आता था पता नहीं, लेकिन दूसरा इंसिडेंट जो 4 साल बाद का 2014 का, वो बहुत चौंकाने वाला इंसिडेंट। वो मुझे एक दूसरे ऑफिसर ने बताया जो उस समय उस केस में शामिल थे, लेकिन ऑफिसर बोलते हैं कि अब हम अपना काम कर रहे हैं, नाम वाम मत लेना, लेकिन इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूरा दे दी। अब 2014 में सदानंद दाते वो ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम थे, एंटी एक्सटॉर्शन सेल को एक खबर मिलती है कि कुछ लोगों के पास खतरनाक सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। अब देखिए इन दोनों इंसिडेंट्स को मैं क्यों सुना रहा हूँ। पहले मॉड्यूल में कराटे एक्सपर्ट थे, इस मॉड्यूल में उनसे भी खतरनाक किस्म के लोग जो बाउंसर लोग होते, ये पूरा मॉड्यूल चला रहे थे मुंबई के एक 5 सितारा होटल में चल रहे एक नाइट क्लब, पहले 5 स्टार होटल पर उसके अंदर का नाइट क्लब। उस नाइट क्लब में काम करते थे बाउंसर, बहुत हट्टे कट्टे तगड़े आदमी जिनको देख के कोई शक नहीं करेगा कि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। उनको अच्छी सैलरी मिलती थी, बड़े अमीर लोगों से उनका वास्ता पड़ता था, पैसे वाले लोगों के बच्चे नाइट क्लब में डांस करने आते थे, खाने पीने आते थे, वहाँ उनके लिंक बनते थे और वो उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के
रवि पुजारी को देते थे कि इस फैमिली से पैसा मांगोगे तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। अब देखिए रवि पुजारी का दिमाग कहाँ पहुँचा। बाउंसर लोग जो नाइट क्लब में अमन शांति बनाए रखने के लिए रखे जाते हैं, उनको भी इसने अपने साथ मिला लिया। क्या लालच दिया होगा पता नहीं। और ये खबर अब ये पता नहीं पुलिस को कि कौन से 5 स्टार होटल में है। और जितने पुलिस ने जब जांच शुरू किया, मुंबई के जितने बड़े 5 स्टार होटल्स में जिन जिन में नाइट क्लब थे, वहाँ पे निगाह रखनी शुरू की। और सब बाउंसर एक जैसे लगते हैं, बॉडी बिल्डर किस्म के, नाम किसी को पता नहीं, बिना मतलब किसी को आप हरास कर नहीं सकते। तो पता ये लगा था कि एक कार्बाइन जो मशीन गन होती है, लाइट मशीन गन की तरह ऑटोमेटिक वेपन, और एक 7.65 mm का पिस्टल, बहुत सोफिस्टिकेटेड। और ये वेपन इस किस्म की वेपन्स हैं जो अंडरवर्ल्ड वाले कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मिलनी बहुत मुश्किल होती है। और ये नॉर्मली हमारी डिफेंस फोर्सेस वाले और पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF वगैरह जो बॉर्डर पे इस किस्म के, उन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कि वो मुंबई में देखी गई हैं अंडरवर्ल्ड के किसी सेक्शन के पास। अब क्राइम ब्रांच की टीम, सदानंद दाते, उनका नेटवर्क जो क्राइम ब्रांच का, एंटी एक्सटॉर्शन सेल का और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का काम पे लगता है। 2-2.5 महीने के बाद उनको खबर आती है कि एक आदमी मैंगलोर पुलिस में अरेस्ट हुआ है जिसके पास एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन मिली है। उस आदमी का नाम था कमल सिंह राजपूत, और उसका एक और साथी भी था, दत्ता वाघमारे। ये लोग मैंगलोर में किसी को वेपन सप्लाई करने गए थे, वहाँ पे मैंगलोर पुलिस इनको पकड़ लेती। ये दोनों उन किताबें में और वेपन पकड़े जाते हैं। बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन थे। उनका मेक क्या था, मुझे मैंगलोर में कोशिश किया मैंने दोस्तों से कांटेक्ट करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो सकी। लेकिन मैंगलोर पुलिस ने, जब जो दूसरा आदमी है दत्ता वाघमारे, ये उस इंसिडेंट से वहाँ से भाग गया था मैंगलोर से, उसको पकड़ने के लिए जो कमल था, कमल सिंह राजपूत, वो पकड़ा गया था। लेकिन दत्ता वाघमारे भाग के मुंबई आ गया था। तो उसका पीछा करते करते मैंगलोर पुलिस मुंबई पहुंचती है, क्राइम ब्रांच को टच करती है। तो क्राइम ब्रांच की टीम उनके साथ लगाई जाती है दत्ता वाघमारे को ढूंढने के लिए। और 2 दिन के अंदर अंदर मुंबई पुलिस ढूंढ के उसको उनके हवाले कर देती है। और इन बिटवीन अपनी भाषा में जो दत्ता वाघमारे से कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकालनी थी वो निकाल ली। उसको लेके तो मैंगलोर पुलिस चली गई। लेकिन उसके बाद जब काम करना शुरू किया क्राइम ब्रांच ने, तो हैरान हो गए देख के कि एक वेस्टर्न सुबर्ब में, वही अंधेरी लोखंड वाला इलाका, उसी इलाके में एक 5 स्टार होटल के नाइट क्लब में काम करने वाले 2 लड़के, दीपक पड़वल और अमोल सावंत, उनके ऊपर शक हुआ और उनको निगाह रखी गई। राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस उनकी चली। और जब उनकी मूवमेंट में पुलिस को शक हुआ, कि जब उनको पता चला कि उनका जो एक खास आदमी था जो कमल राजपूत, वो भी इसी 5 स्टार होटल के नाइट क्लब में काम करता था इनके साथ ही, वो पकड़ा गया। उसकी खबर जब इनको लगती है तो ये जहाँ पे हथियार रखे थे वहाँ से शिफ्ट करने की फिराक में दोनों दोस्त ड्यूटी ख़त्म करके अर्ली इन द मॉर्निंग होटल से निकलते और पुलिस इनका पीछा करती। और जहाँ अपने हाइडआउट पे पहुँचते हैं तो वहाँ से जो इनके पास एक वो पिट्ठू बैग था जो पीठ पे लगा के रखते हैं, बाउंसर लगा के रखते थे, अपना यूनिफॉर्म वगैरह रात की जो होटल की होती है वो निकाल के बैग में डाल के अपने दूसरे कपड़े पहन के चल पड़ते हैं। तो जैसे ही ये अपने कमरे में हाइडआउट पे घुसे तो पुलिस टीम ने रेड किया
अर्ली इन द मॉर्निंग, और इन दोनों को दबोचा। तलाशी ली गई तो इनसे एक वो लाइट मशीन गन, सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन जिसको कह देते हैं, लेकिन थोड़ी जो आप पुलिस वालों के हाथ में देखते हो उससे थोड़ी डिफरेंट थी। और उसके साथ इनको उस जो कार्बाइन थी उसके 3 मैगजीन, 18 कैट्रिजेस और 7.65 mm की पिस्टल और 32 कैट्रिजेस उसके मिलते। उसके अलावा कुछ और कागजात ये वो सब कैच वैच भी मिलता है। ये उसके साथ ये लोग पकड़े जाते हैं। उन्होंने बताया, ये कांदीवली से उनको पकड़ा गया, तो इन दोनों ने कहा कि ये हथियार उनको कमल सिंह राजपूत ने दिए थे। और फिर मुंबई पुलिस मैंगलोर जाती है। कमल सिंह राजपूत जो मैंगलोर पुलिस के ताबे में था, उससे कोर्ट की परमिशन से बातचीत करते हैं और उससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यह हथियार उसके पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने रवि पुजारी के कहने पे भेजे थे। तो दोस्तों, ये रवि पुजारी का नेटवर्क आप देखिए, सेनेगल में बैठ के, उसके पहले साउथ अफ्रीका में, उसके पहले नेपाल में। आपको बता दें कि 97 में जब भागा रवि पुजारी मुंबई छोड़ के, तो सबसे पहले 1.5 साल नेपाल में रहा था। तो बहुत बड़ा नेटवर्क उसने नेपाल में बना लिया था। और वहाँ से तब वो छोटा राजन और उसके लिए काम करता था। 93 के पहले वो दाऊद, छोटा शकील और छोटा राजन तीनों के लिए काम करता था। छोटा राजन के अलग होने के बाद ये भी अलग हो गया, तो छोटा राजन के साथ आ गया। उसके बाद ये नेपाल से हांगकांग चला जाता है, वहाँ से आगे करते करते साउथ अफ्रीका पहुँच जाता है, वहाँ से बर्किना फासो और वहाँ से डकार जो सेनेगल की राजधानी है। अपना नाम बदल के एंथनी फर्नांडिस रख लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों के भी क्रिश्चियन नाम रख के पासवर्ड बना के उनको वहीं बुला लेता है। एक नमस्ते इंडिया करके होटल खोल लेता है और प्रॉपर्टी ले लेता है, और वहाँ पे वो पूरा रेस्टोरेंट अपना बिजनेस चलाता है, साथ में धंधा लोगों से पैसा एक्सटॉर्ट करने। बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकी दी। 51 केसेस रवि पुजारी के मुंबई में रजिस्टर्ड हैं, 50 के करीब कर्नाटक में रजिस्टर्ड हैं और बाकी अलग जगह पे। तो इस तरीके से खतरनाक शातिर, उसके ऊपर हमने 2-3 एपिसोड बनाए थे कि कैसे श्रीकांत मामा अंधेरी वाले के साथ मिलकर इसने अपना काम शुरू किया था और कैसे उसके बाद इसकी चढ़ाई होती है। 93 में श्रीकांत मामा के एनकाउंटर में मारा जाता है और ये आदमी छोटा राजन को ज्वाइन कर लेता है। तो ये पूरी कहानी थी रवि पुजारी कैसे चलाता था अपना गैंग और कैसे चलाता था अपनी प्राइवेट आर्मी। आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।